हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एस के वर्मा। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ है जो टेक्स्ट है उसकी पहला जो चैप्टर है रेनबो पार्ट 2 कह सकते हैं। रेनबो पार्ट 2 का जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए, दुनिया में कई तरह के सिविलाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर जोर जो देते हैं वो इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर। तो सबसे सबसे पहले सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सभ्यता। सभ्यता और सभ्यता और उसके बाद में क्या चीज? कल्चर यानी संस्कृति। संस्कृति कहाँ के? तो भारतीय। भारतीय दुनिया के बहुत सारे सिविलाइजेशन हुआ। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है गाइस? इस बात को आप समझे, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सभ्यता। सभ्यता का मतलब क्या होता है? आदमी कितना सभ्य बना। आपको पता होगा कि इंसान सबसे पहले होमोसेपियन था, बंदर के जैसा था। ये जंगलों में रहा करता था और मतलब कि गुफाओं में रह करके अपने जीवन को व्यतीत करता था। उसी तरह से जैसे मतलब कि जानवर जैसे रहते थे जंगलों में। लेकिन जब इंसान के अंदर सिविलाइज होने का सेंस आया, जब सभ्यता यानी सभ्य होने लगा, तो उसने क्या क्या किया, अपने आप को कैसे अलग किया, ठीक है। उसके बाद में इंसान कितना सभ्य बना, क्यों वो कुछ उसके अंदर जानवर वाली प्रवृत्ति है कि जानवरों की प्रवृत्ति को छोड़ दिया है। वही होता है क्या? तुम्हारा सिविलाइजेशन। और इंसानों के द्वारा जो अपनाया जाता है, जैसे उसके खान पान, रहन सहन या जो भी मतलब उसके कल्चर होते हैं, उसी को संस्कृति कहा जाता है। तो बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। जिसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं। देखिए, इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म हुआ था 1869 में। आप लिख सकते हैं 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में। और इनका मृत्यु जो हुआ है 30 जनवरी को हुआ है। 30 जनवरी को हुआ है, ठीक है, 1948 में। पॉपुलरली यानी प्रसिद्ध हुए और नॉन एज और जाने गए बापू के रूप में। इनको लोग बापू कहते थे और प्लस में फादर ऑफ नेशन, जिसका मतलब होता है राष्ट्र। राष्ट्र और उसके बाद में पिता, राष्ट्रपिता। बताया समझ में ना? इनको क्या कहा गया? राष्ट्रपिता। और प्लस में क्या कहा गया? बापू कहा गया। लोग इनको क्या कहते थे? बापू कहते थे, यानी राष्ट्र पिता भी कहते थे। तो मोहन दास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 में। और 30 जनवरी 1948 में क्या हो गया? मर गया। पॉपुलरली प्रसिद्ध हुए किस रूप में? तो बापू के नाम से, प्लस में फादर ऑफ नेशन के नाम से। वाज, वाज, ठीक है। वाज, देखो वाज वहां पर क्या है? वर्ब है। अगर वहां पर बात किया जाए तो वाज क्या है? एक वर्ब है। देखो, अब इस चीज को समझें। देखो, गलती कहां होता है? आप इस चीज को नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगा। देखिए, अब वाज का जो वहां पर प्रयोग हुआ है, वाज का वहां पर प्रयोग हुआ, वो किसके चलते हुआ है? महात्मा गांधी के चलते हुआ है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का कनेक्शन है, मतलब बात किया जा रहा है किसमें? महात्मा गांधी। तो यहां पर लिखोगे, पढ़ोगे कैसे कि महात्मा गांधी वाज, महात्मा गांधी थे मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, एक आध्यात्मिक लीडर थे, एक आध्यात्मिक नेता थे, देन पॉलिटिशियन। किसके अपेक्षा? पॉलिटिशियन के अपेक्षा। बातें समझे ना? देखो कहां से कहां तक का कनेक्शन है। अब तुम हिंदी बीच में ही भिड़ाओगे तो कैसे निकलेगा भाई? नहीं समझ में आएगा। तो बातें ध्यान रखना। महात्मा गांधी जो थे ना, वो क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक, भगवान पे ज्यादा विश्वास करते थे। किसके अपेक्षा? एक पॉलिटिशियन के अपेक्षा। मतलब ये राजनीतिज्ञ बहुत कम थे, राजनेता बहुत कम थे, लेकिन आध्यात्मिक नेता क्या थे? ज्यादा थे। ही सक्सेसफुली, सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक। ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने प्रयोग किया। कैसे? तो सफलतापूर्वक। एंड क्या चीज? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने सक्सेसफुली यूज किया था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। समझ लो किसका प्रयोग किया था? तो ट्रूथ का प्लस में नॉन वायलेंस का। ट्रूथ मतलब क्या होता है? सत्य। क्या होता है? सत्य। और नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? अहिंसा। अहिंसा, समझ लो। ये इनको कहा जाता है ना, अहिंसा के पुजारी थे। समझ लो, यही कह रहे हैं सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब सत्य और अहिंसा का, एज अ चीफ वेपन्स, मतलब एक मुख्य हथियार के रूप में। किसके अगेंस्ट? तो ब्रिटिश के अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के खिलाफ। समझ लो, तो इनका मुख्य हथियार अगर पूछेगा एग्जाम में कि मुख्य हथियार क्या था, तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्य हथियार इनका क्या था। तो एक मतलब कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ना कि लाठी डंडा भलुआ तलवार नहीं था, यानी ट्रूथ और नॉन वायलेंस था, सत्य और अहिंसा था।
रूल इन इंडिया, जो कि ब्रिटिश रूल जो कर रहा है इंडिया में, जो रूल कर रहा था, शासन कर रहा था, उसके खिलाफ में इसका प्रयोग किए थे। एंड और हेल्प्ड यानी मदद किए थे, हेल्प्ड यानी मदद किए थे इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, भारत को क्या करने में, आजादी पाने में इन्होंने मदद किया था। गांधी ये नहीं कर रहे हैं कि हमने आजादी दिलाई, बल्कि हमने क्या किया, मदद किया, हमने भारत को आजाद करने में क्या किया, मदद किया। समझ में आ गया इतना? तो अब देखिए नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, देखिए भाई आगे में क्या कहते हैं, आगे में यही कहते हैं कि फ्रॉम 1915 to 1948 he completely dominated Indian politics। इंडियन पॉलिटिक्स का मतलब होता है भारतीय जो मतलब कि राजनीति होता है। फ्रॉम 1915 यानी 1915 से लेकर के 1948 तक ही कंप्लीटली, वो पूरी तरह से डोमिनेट हुए। डोमिनेट का मतलब क्या आती है, हावी रहना यानी सक्रिय रहना, यानी वो समझ लो कि 1915 से लेकर के 1948 तक पूरी तरह से कंप्लीटली डोमिनेटेड थे इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, भारतीय राजनीति के ऊपर। तो सवाल है कि इनका जन्म कब हुआ, 1869 में, लेकिन ये सक्रिय कब हुए, 1915 से लेकर के 1948 तक। क्योंकि आपको पता है कि 1915 से यहाँ पर नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका में थे, लेकिन उन्हें पता चला कि भारत में जरूरत है हमारी, तो उसके बाद में 1915 में आए। उसके बाद में 2 साल तक करीब भारत को समझने में लगाए थे, और 1917 से समझ लो कि सबसे पहले बिहार के चंपारण जिला से शुरू करते हैं, ठीक ना, सत्याग्रह वहां से शुरू करते हैं 1917 में। बात आया समझ में? और 1917 से लेकर के 1948 तक पूरी तरह से एकदम कंप्लीटली डोमिनेटेड रहते हैं। भारत में 1915 में ही आ गए थे, लेकिन 2 साल के बाद शुरू करते हैं, इसलिए 1917 में पहला इनका आंदोलन शुरुआत होता है। उसके बाद में कह रहा है कि ही डाइड, वो मर जाते हैं। उसके बाद में कह रहा है कि एट द हैंड ऑफ फैनेटिक, फैनेटिक का मतलब कट्टरपंथी होता है, कट्टरपंथी जो कट्टर व्यक्ति होता है, जो वही कह रहा है कि वो मर गए हैंड ऑफ फैनेटिक, एक कट्टरपंथी के हाथों मारे गए ऑन 30 जनवरी 1948 यानी 30 जनवरी 1948 को। हिज ऑटोबायोग्राफी, बातें ध्यान रखना, एक भाई आता है, एक ऑटोबायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी। दोनों वर्ड मीनिंग को समझ लेना। बायोग्राफी का मतलब होता है कि जो मतलब कि हमारी मतलब जीवनी किसी और के द्वारा लिखा गया है, उसको बायोग्राफी कहेंगे। और जब अपनी जीवनी खुद से हम लोग लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। ऑटो का मतलब इसमें सेल्फ होता है, ध्यान रखेंगे, जब रूट वर्ड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है यानी स्वयं होता है, जो स्वयं लिखता है उसी को ऑटो कहा जाता है, ठीक है। तो हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसको ध्यान रखिएगा, जितने भी ब्लू प्रिंट ब्लू इसमें कलर किए हुए हैं भाई, सबके सब कभी ना कभी एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है भाई, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। हिंदी में इसको याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंग्लिश में याद करें, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल। न्यूमरस आर्टिकल मतलब असंख्य, समझ लो बहुत सारे आर्टिकल्स इन्होंने लिखा है, बहुत सारे लेख लिखा है, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। किसके लिए जी, यंग इंडिया के लिए उन्होंने बहुत सारी मतलब कि क्या चीज लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं। एंड द स्पीचेस दैट, और वो स्पीचेस भी हैं, इनका भाषण भी है, दैट ही डिलीवर्ड, जिसको उन्होंने डिलीवर किया था, मतलब कि मतलब भाषण दिया था ऑन डिफरेंट ओकेजन, मतलब अनेक जो डिफरेंट ओकेजन होता है, अलग अलग अवसरों पर जिन्होंने दिया था, वो सब बहुत सारे मतलब कि इनकी स्पीचेस भी हैं। रिवियल हिम, यही समझ लो ये सब सारी चीजें जो है ना, स्पीच जो है, और ये समझ लो कि जो आर्टिकल्स हैं, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनकी जो किताबें हैं ना, यही प्रतीत करता है, उन्हें ये दिखाता है कि नॉट ओनली ओरिजिनल थिंकर, बल्कि गांधी जी एक मूल विचारक ही नहीं थे, बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस, बल्कि इंग्लिश के एक बहुत बड़े ज्ञाता भी थे, नॉलेजेबल पर्सन थे। इनको बहुत सारी चीजें, आइडियोमेटिक इंग्लिश, यही कह रहे हैं कि इंग्लिश के बहुत बड़ा ज्ञाता भी थे, समझ गए। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब समझ लो, ये सारे चैप्टर में वर्ड मीनिंग आएगा, बातें ध्यान रखना, ये सारे चैप्टर में वर्ड मीनिंग आएगा, गौर करना, इस मीनिंग को समझना। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश। क्या होता है, अंश। अंश किसको कहते हैं भाई, तो एक बड़े पार्ट का जो छोटा हिस्सा होता है, ठीक है। करें कि इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये बता दिया कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ना, एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है, एक अंश है।
गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन, जिसमें वो गांधी जी जो है ना बात करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, जो इंडियन सिविलाइजेशन की ताकत है, जो उसकी ताकत है, उसकी जो पहचान है, उसी के बारे में इस चैप्टर में बात करते हैं। समझ लो, गांधी की जो मतलब ये कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता की जो ताकत है, जो साउंड फाउंडेशन है, उसी की इस चैप्टर में बात करते हैं गांधी जी। विच हैज सक्सेसफुली, विच मतलब कौन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, ये जो है विच हैज सक्सेसफुली, जो पूरी तरह से मतलब कि सफलता पूर्वक जो है विथ स्टूड मतलब खड़ा है द पासेज ऑफ टाइम, इस गुजरते हुए समय के दौर में। सब कुछ बदल रहा है, समय सबको बदल रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता को यह समय नहीं बदल पा रहा है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता अपने नींव पर खड़े हैं। इस चैप्टर में यही बात किया गया है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये वेस्टर्न क्या होता है, जैसे देखो भारतीय सिविलाइजेशन जब भी कहेगा तो ईस्टर्न हो गया, ईस्टर्न सिविलाइजेशन जब भी कहेगा ईस्टर्न सिविलाइजेशन, तो समझ लो कि भारत की बात कर रहे हैं। अगर वेस्टर्न कहेगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन अगर कहेगा तो ये समझ लो यूरोप की बात कर रहे हैं। और इसमें खासकर बात यही किया गया है दो सिविलाइजेशन की, जैसे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो तुलना होता है वो पश्चिमी मतलब सभ्यता से तुलना होती है या उसके कल्चर से तुलना होती है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी। समझ लो, इस चैप्टर का पूरा वर्ड मीनिंग इसी में समझ लो, ये मटेरियलिटी, इस चैप्टर का पूरा जान है मटेरियलिटी। उस शब्द को समझ लो, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, कह रहा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, जिसकी प्रवृत्ति होती है ना कि वो मटेरियलिटी को बढ़ावा देता है। मटेरियलिटी मतलब भौतिकतावाद, पैसे की ज्यादा अहमियत देता है, उसमें नैतिकता की बात नहीं की जाती है, हमेशा पैसे की, अपनी चाहतों को बढ़ाने की बात करता है। उसी को कहा जाता है क्या चीज, मटेरियलिटी कहा जाता है। जो पैसे की अहमियत ज्यादा देता है, इंसानियत के मतलब अपेक्षा पैसे की ज्यादा अहमियत देता है, उसी को मटेरियलिटी कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज टेंडेंसी, एक पश्चिमी सभ्यता जिसकी ये प्रवृत्ति होती है मटेरियलिटी को बढ़ाने का, कैन नॉट मैच, उसकी तुलना नहीं कर सकते द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता से तुलना नहीं कर सकते, दैट एलिवेट्स द मोरल विंग, जो नैतिकता की बढ़ावा देता है। भारतीय सभ्यता नैतिकता की बढ़ावा देता है, लेकिन वो क्या करता है, इमोरलिटी की बढ़ावा देता है। बताया समझ में, ये मोरलिटी की बढ़ावा देता है जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति और सभ्यता है। हमारे मतलब कि हमारे तरफ अगर देखा जाए, हमारे सिविलाइजेशन में अगर देखा जाए तो इंसानियत की वैल्यू ज़्यादा है। हालांकि अब नहीं है, अब तो पैसे की अहमियत बहुत काफ़ी हो गया है, तो वेस्टर्न कल्चर ईस्टर्न कल्चर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब ये गांधी लिखे हैं तब की बात ये कहते हैं। हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं, हमें बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं चाहिए। हमें पढ़ाई करने के लिए पेड़ पौधे के नीचे बैठ करके पढ़ाई कर लिया करते थे, हमें बहुत ज़्यादा बिल्डिंग की जरूरत नहीं होती है, ये सब वेस्टर्न की होती है। लेकिन आज के डेट में देख ही रहो, सब कुछ बदल चुका है। यही बातें कहते हैं कि इसकी तुलना दोनों में बिल्कुल क्या नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट में आगे देखते हैं। यहां से स्टार्ट होता है भाई, देखो यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। देखो क्या इसमें लिखा हुआ, कह रहा है कि आई बिलीव, आई का मतलब यहां पर गांधी, आई का मतलब क्या है, गांधी, ध्यान रखना, गांधी जी कहते हैं, यानी गांधी बिलीव, गांधी का मानना है दैट द सिविलाइजेशन, कि वो सिविलाइजेशन, वो सभ्यता, इंडिया हैज इवॉल्व, जिसको भारत ने विकसित की है। ये कह रहा है कि गांधी का मानना है कि भारत ने जो सिविलाइजेशन विकसित की है, हैज इवॉल्व का मतलब होता है विकसित करना, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, दुनिया में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई बीटन नहीं कर सकता, कोई पटक नहीं सकता उसे, या कोई हरा नहीं सकता, या उसकी कंपेयर नहीं की जा सकती। गांधी जी कहते हैं कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है ना, उसको दुनिया में कोई भी उसकी मुकाबला नहीं कर सकता। नथिंग कैन इक्वल, कोई बराबरी नहीं कर सकता। द सीड्स, जो सीड यानी जो बीज, सोन बाय आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है,
उसकी मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई बराबरी नहीं कर सकता जो हमारे पूर्वजों ने सभ्यता का बीज बोया है। रोम वेंट, दुनिया के देशों का नाम लेते हैं। देखो रोम को, देखो रोम, रोम चला गया। रोम चला गया का मतलब क्या? रोम की सिविलाइजेशन अपनी खत्म हो गई। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस का ही वही हाल हुआ जो रोम का हुआ है, यानी ग्रीस की भी सभ्यता क्या हो गई? खत्म हो गई। द माइट ऑफ द फिरौन, फिरौन समझ लो, ध्यान रखना ये इजिप्ट का एक शासक है। बात है समझ में ना? फिरौन, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, प्रोनाउंसिएशन, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको फिरौन कहा जाता है, फिरौन, फिरौन। फिरौन कहां के शासक था? इजिप्ट, इजिप्ट का शासक था, समझ लो। ये आदमी अपने आप बहुत ही क्रूर आदमी था, अपने आप को भगवान की दर्जा दिया था, भगवान अपने आप को कहता था ये, समझ लो। यही कह रहे हैं कि द माइट ऑफ द फिरौन, जो फिरौन की शक्तियां थी ना, माइट का मतलब यहाँ पर मॉडल नहीं है, क्योंकि माइट के पहले क्या लगा है? द लगा है। द किसके पहले लगता है? नाउन के पहले। लेकिन जब माइट मॉडल की तरह बनेगा तब ये संभावना बताएगा, लेकिन माइट के पहले द लग गया तो इसका मतलब नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब शक्तियां होगी। यानी फिरौन की जो शक्तियां है ना, वाज ब्रोकन, टूट गई, खत्म, माने उसकी भी खत्म हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान का पश्चिमीकरण हो गया। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? जापान का पश्चिमीकरण होने का मतलब क्या है? कि जापान की अपनी जो कल्चर थी ना, अपनी संस्कृति थी, अपनी सभ्यता थी, उसको खो दिया जापान, अब पूरी तरह से वेस्टर्नाइज हो गया है। वेस्टर्नाइज का मतलब देखो आज जितने भी टेक्नोलॉजी है उसमें जापान कितना आगे है। तो जापान की अपनी जो मतलब उसकी थ्योरी थी, अपनी सिविलाइजेशन थी, उसको सब वो खत्म कर चुका है और वेस्टर्नाइज को अपना लिया है, यानी वेस्टर्नाइज हो चुका है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना की तो बात ही नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है? अरे चाइना का ही देन है कि भारत में घर घर मोबाइल है। तो चाइना तो वेस्टर्न कल्चर को पूरा अपनाया है, टेक्नोलॉजी को पूरा अपनाया है। जो टेक्नोलॉजी को अपना रहा है वो समझ लो कि वेस्टर्न कल्चर में ढल चुका है। जो आराम की जिंदगी को जी रहा है वेस्टर्न कल्चर में ढल चुका है, क्योंकि वेस्टर्न का मतलब ही होता है उसमें आराम करना, आरामदायक, हर चीज को आराम करो, आराम बनाओ। वेस्टर्न कल्चर क्या करता है? जैसे आज कभी ये बेना मतलब चल रहा था तो उसको पंखा बना दिया, पंखा से फिर मन नहीं भरा कूलर बना दिया, कूलर नहीं भरा फिर एसी बना दिया, एसी से और कुछ बनाएगा। यानी उसकी चाहतें कभी पूरा नहीं होती है, वो हमेशा खोज करते रहता है, हमेशा उसको अप टू डेट करते रहता है, ठीक ना। हम लोग क्या करते थे? हमारी संस्कृति सभ्यता में हम लोग उस पर क्या करते थे? कंट्रोल करके रखे रहते थे। तो यही कह रहे हैं कि जापान की पश्चिमीकरण हो गया, चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी, भारत अभी भी समहाउ, कैसे भी हो और अदर कैसे भी हो, कहीं भी हो, साउंड एट द फाउंडेशन, अपने मतलब के आधार पर है, अपने ही बात पर है। जैसे पहले इंडिया था ना, जैसे उसकी संस्कृति या मतलब सिविलाइजेशन पहले था, वैसे ही आज भी है, वो अपने ही मतलब कि अपने पहले जैसा ही है। द पीपुल ऑफ यूरोप, नेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो यहां पर लिखे हैं कि द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द ग्रीस और रोम। ये कह रहा है कि जो यूरोप के जो लोग हैं ना, यूरोप के जो लोग हैं, लर्न देयर लेसन्स, अपने सबक को सीखते हैं, अपने सबक को सीखते हैं। ये समझ लो, ये कह रहा है ना कि यूरोप के जो लोग हैं ना, अपने लेसन को मतलब कि कहां से सीखते हैं? यूरोप के जो लोग हैं अपने लेसन को सीखते हैं फ्रॉम राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस एंड रोम, ग्रीस और रोम के लिखे हुए चीजों से ये अपना सबक सीखते हैं। इन यूरोप वालों को अपना कुछ नहीं है। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, जिनका खुद अस्तित्व नहीं है, जिनका खुद ही अस्तित्व नहीं है, समझ लो। इनके लेख से, इनके मतलब ये इनसे सबक सीखते हैं कौन? यूरोप वाले। लेकिन आज ये खुद ही अस्तित्व में नहीं है, ये दोनों खुद ही अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि रोम वेंट और ग्रीस वेंट, वो भी दोनों के दोनों खत्म हो गए। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, सीखने के, इन दोनों से सीखने के क्रम में द यूरोपियन इमेजिन्स, यूरोपियन हमेशा कल्पना करते हैं कि दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। सीखने के क्रम में समझ लो यूरोप वाले जितने लोग हैं ना, वो हमेशा इस बात का हमेशा अवॉइड करते हैं, हमेशा अनदेखा करते हैं कि देखो जो गलतियां ग्रीस और रोम ने किया है ना, उस गलती को अवॉइड हमेशा ये लोग करते हैं। नहीं तो यूरोप का भी वही हाल हो जाएगा जो किसका हुआ है, मतलब कि जो ग्रीस का और रोम का हुआ है। बात आया समझ में? इसलिए
इन दोनों की गलतियां जिसके चलते ये खत्म हुआ इनकी सिविलाइजेशन, इस गलतियों को मतलब कि रोकने का प्रयास करते हैं क्या चीज, कौन, ये यूरोप वाले। सच ए पेटिबल कंडीशन, मतलब कि इतनी दयनीय स्थिति है ये लोग का। बात आया समझ में? उसके बाद में नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए नेक्स्ट में ये कह रहा है कि इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच, इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। दुनिया के सारे सिविलाइजेशन बदल रहे हैं, सब दूसरे के कल्चर को, उसके सिविलाइजेशन को अपना रहा है, लेकिन इन सब के बीच भी इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय, ध्यान रखना। इन सब के बीच भी इंडिया बिल्कुल क्या है, इमूवेबल, अपरिवर्तनीय, एंड दैट इज हर ग्लोरी। और गांधी जी कहते हैं कि और यही इसकी सुंदरता है, नहीं बदलता है तो सुंदरता है। इमूवेबल, ध्यान रखना, ऑप्शन में मूवेबल भी रहेगा। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट, चार्ज का मतलब क्या होता है, आरोप होता है। क्या होता है, आरोप, आरोप। ये कह रहे इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ एक आरोप है। दैट हर पीपुल, क्या आरोप है कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, आर सो अनसिविलाइज, इतने अनसिविलाइज होते हैं, असभ्य होते हैं, इतने इग्नोरेंट होते हैं, इतने हठी होते हैं, अज्ञानी होते हैं कि दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि इनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता कोई। ये हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं, ये हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि भारत के लोग इतने अनसिविलाइज होते हैं ना, इतने इग्नोरेंट होते हैं, स्टोलिड होते हैं कि इनके अंदर कोई भी परिवर्तन लाना क्या है, असंभव है, असंभव। इनके अंदर कोई परिवर्तन ला ही नहीं सकता, इनको कोई बदल ही नहीं सकता। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। गांधी जी कह देते हैं सुनो, ये हमारी डिमेरिट नहीं है बल्कि हमारी मेरिट है कि हम दूसरे के देखा देखी बदलते नहीं है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ये समझ लो कि ये जो तुम्हारा चार्ज है ना, जो आरोप है ना, ये रियली में, वास्तव में अगर कहा जाए तो हमारे मेरिट के खिलाफ है, न कि डिमेरिट के खिलाफ है। हम अच्छे हैं अगर दूसरे को देखा देखी अगर बदलते नहीं है। What we have tasted and found true on the evil on experience we dare not change। हमने भी समझ लो कि हमने भी कई तरह के इनको जांचा, परखा, देखा, और तब उसके बाद में हमें पता चला कि समझ लो कि अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि वी डेयर नॉट चेंज, हम दुस्साहस नहीं कर सकते इनके अंदर चेंज करने की, परिवर्तन इनके अंदर लाना पॉसिबल नहीं है, भारतीयों के अंदर ये नहीं बदल सकते। मैनी थर्स्ट दियर एडवाइस, थर्स्ट का मतलब होता है थोपना, करे कि कई लोगों ने अपनी एडवाइस को थोपा, अपनी सलाह को थोपा भारतीयों के ऊपर, कई लोगों ने थोपा अपॉन इंडिया, भारत के ऊपर, एंड सी रिमेन्स, सी का मतलब इंडिया, लेकिन भारत जो है ना रिमेन्स स्टडी, वो स्थिर रहा, वो किसी के दूसरे देखा देखी बदलता बदलता नहीं है। और दिस इज हर ब्यूटी, और यही इसकी क्या है, सुंदरता है, यही भारत की सुंदरता है। इट इज अ स्वीट अंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी उम्मीदों की रक्षक भी है, हमारी उम्मीदों की आधार भी है। हम गांधी जी यही आपसे मतलब कि उम्मीद करते हैं कि हमें दूसरों के देखा देखी नहीं बदलेंगे, यही हमारी उम्मीदों का क्या है, रक्षक है। हमें नहीं बदलना है, हमें सुख सुविधाओं की लाइफ को नहीं जीना है, हम आराम से कष्ट वाली लाइफ को जिएंगे, जिससे प्रकृति भी बढ़िया रहेगा और हम लोग भी अच्छा रहेंगे। आज के डेट में देखो सारे के सारे मशीनीकरण हो रहा है, लेकिन हमारी इच्छाओं को नहीं रोका जा रहा है। पैसे अनंत हो गया है कि मतलब कितना भी कमाओ, कितना भी धन संपत्ति रखो, और इसी को हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रकृति को ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग इतना काफी बढ़ते जा रहा है क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत है। हम उस इच्छा के पीछे पड़े हुए हैं जिसकी कभी अंत ही नहीं है, उस इच्छा को पूर्ति करने में लगे हुए हैं जिसके कभी अंत ही नहीं है। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता एक आचरण की विद्या है भाई, आचरण की विद्या। तुम आचरण कैसे रखते हो, व्यवहार तुम्हारा कैसा है, वही होता है सिविलाइजेशन। हम तो शुरू में ही बता रहे हैं कितना सभ्य है, कितना उसके अंदर सभ्यता आई है, वही होता है सिविलाइजेशन। विच पॉइंट आउट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य के, आदमी के कर्तव्य के रास्ते को बतलाता है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है मोड ऑफ कंडक्ट, वही तुम्हारे कर्तव्य के रास्ते को बतलाता है कि क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जो कर्तव्य के परफॉर्मेंस को बताता है कि तुम्हें कैसे काम करना है, कैसे कर्तव्य करना है। बताया समझ में ना, कर्तव्य कैसे करना है। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, जो नैतिकता को ऑब्जर्व करने के लिए बतलाता है सिविलाइजेशन, कि कैसे हमें नैतिकता हमें अपने अंदर बना करके रखना चाहिए। ठीक ना। आइए, दोनों के दोनों कन्वर्टिबल टर्म है, बदलने परिवर्तनीय शब्द है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, आपको पता है ऑब्जर्व मोरालिटी, ऑब्जर्व करने का मतलब, हमारे अंदर जब मोरालिटी आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड, अपने मन के ऊपर पूरी तरह से महारत हासिल करना। ये मोरालिटी का मतलब क्या होता है कि मोरालिटी ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है, अपने माइंड के ऊपर, अपने मन के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना। मतलब मन जो कह रहा है उसमें हम नहीं करेंगे। समझ लो, मन तो बहुत दिन रात कुछ करता है, लेकिन मन को दबा करके रखना, मन को कंट्रोल में रखना, यही होता है क्या चीज, मोरालिटी को ऑब्जर्व करना। बताया समझ में। एंड आवर पैशंस, और हमारी ख्वाहिशों के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, उसके ऊपर क्या मास्टरी मतलब हासिल करना, उसको कंट्रोल करना, वही टू ऑब्जर्व मोरालिटी का मतलब होता है। सो डूइंग, जब ऐसा हम करते हैं, जब अपने ख्वाहिशों को, जब अपने मन को कंट्रोल करके रखते हैं, तो वी नो आवर सेल्फ, तब हम अपने आप को जान पाते हैं। अपने आप का मतलब गलत और सही, अपने आप को से हम लोग जान पाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन में इज गुड कंडक्ट। ऐसे भी गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट। एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक ना। तो यानी गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक गुड कंडक्ट होता है। यानी प्रॉब्लम, उम्मीद करते हैं इतना में से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ 4 में देखते हैं। ये कहता है कि इफ, ठीक है, ये कह रहा है हाँ, लिखा हुआ कि इफ दिस डिफिनेशन, अगर ये सिविलाइजेशन का डिफिनेशन अगर सही है, यही कह रहा है कि जो अभी तक सिविलाइजेशन का मतलब समझा रहे थे, अगर सिविलाइजेशन का मतलब यही है, अगर इसका परिभाषा यही है, देन इंडिया, तब भारत को, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि भारत के बहुत सारे राइटर इस बारे में भी लिखा है, और ये अगर डिफिनेशन अगर सही है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, तब भारत को किसी से भी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह भारत की सभ्यता वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। बताया समझ में ना। अगर डिफिनेशन सही है तो भारत को सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमसे दूसरा कोई सीखे। हम क्यों सीखे दूसरे से। बताया समझ में, कोई दिक्कत। नेक्स्ट में चलते हैं, 5वां में देखते हैं। देखिए भाई 5वां क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है कि वी नोटिस, हम लोगों ने, वी नोटिस, हम लोगों ने ध्यान दिया कि दैट की द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। हम लोगों का मतलब क्या है, हमारे पूर्वजों ने इस बात पे गौर किया, ध्यान दिया कि जो हमारा माइंड है, जो मन है ना, जो मन है वो रेस्टलेस बर्ड है, वो बेचैन पक्षी की तरह है। बेचैन पक्षी होते हैं ना, बेचैन पक्षी क्या आसमान में उड़ रही है, उसे पता ही नहीं है कि कहाँ बैठना है, क्या करना है, बस वो किसी चीज की तलाश में दिन भर घूमते रहती है, आसमान में दिन भर तैरते रहती है, लेकिन जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, दिन भर इधर उधर घूमता ही है। यही बातें कहते हैं कि हम लोगों ने नोटिस किया, हमारे पूर्वजों ने नोटिस किया कि जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मन है ना, वो रेस्टलेस बर्ड है, एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स, माइंड यानी मन जितना समझ लो पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही और ये चाहता है। मन की इच्छाएं अनंत है, इसको पूरा नहीं कर सकते, इसलिए ये जितना चाहता है उतना ही और मतलब चाहता है, जितना पाता है उतना ही और चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स, और अंत में समझ लो अनसेटिस्फाइड, बस अंत में क्या, असंतुष्टि। अरे तुम्हें कितना पैसे मिलेगा कि तुम संतुष्ट हो जाओगे, कोई इसका लिमिट है, नहीं है। इंसानों की जो इच्छा होती है वो अनंत होती है। जिस दिन अगर 100 रुपया कमाया तो अगले दिन वो 200 कमाने की सोचेगा, वो कब नहीं चाहेगा कि हमें 500 मिले एक दिन में। तो आखिर आप कितना पैसा ले लीजिएगा कि उसके बाद में संतुष्ट हो जाइएगा। तो ये इसका आंसर बिल्कुल एकदम
मतलब कि नहीं बताया जा सकता कि कितना पैसे, क्योंकि जितना पैसे आते जाएंगे, जितना धन दौलत होगा, उतना ही इच्छाएं हमारी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि हमारा माइंड जो है रेस्टलेस बर्ड है, और जितना यह पाता है उतना ही और चाहता है, और अंत में अनसेटिस्फाइड हो जाता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, उसी तरह से जितने हम अपनी ख्वाहिशों में इंडल्ज होंगे ना, डूबेंगे, जितनी अपनी ख्वाहिशों को बढ़ाएंगे, द मोर अनब्रिडल दे बिकेम, उतना ही समझ लो कि ये बेलगाम होते जाएगा। बेलगाम मन, तुम्हारा मन बेलगाम होते जाएगा। इसलिए अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखो, समझ गए ना, मन के ऊपर कंट्रोल रखो। मन को कंट्रोल नहीं रखोगे, इच्छाएं अनंत पाल लोगे, तो परेशानी भी तुम्हें ही होगा। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, अतः इसलिए हमारे पूर्वजों ने सेट अ लिमिट, एक लिमिट सेट कर दिया, एक सीमा तय कर दिया, एक सीमा बना दिया। क्या सीमा बनाया? बोला आवर इंडल्जेंस, कि हमारी विलासिता, हमारी मतलब कि जो जिसमें कहते हैं क्या चीज, ये कह सकते हो कि हमारी जो आनंदमय होने का एक सीमा तय कर दिया, कि हमें कितना तक, हद तक एकदम किसी भी चीज का यूज करना है। विलासिता की हमारी सीमा को तय कर दिया, समझ गए। जैसा यही, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि धन ही दुख का कारण है, धन रखोगे तो दुख का कारण बनेगा, समझ लो। इसलिए धन जितना संचय करोगे उतना ही तुम्हारे पास दुख भी होगा। देसा, उन्होंने देखा मतलब कि कौन? हमारे पूर्वजों ने। दैट हैप्पीनेस, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस जो होती है ना, खुशी जो होती है ना, वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। ये समझ लो मेंटल कंडीशन है, यहां से मेंटल कंडीशन। आदमी खुश और सुखी और दुखी यहां से होता है, समझ लो। आदमी सुखी और दुखी यहां से होता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये बात समझ लिया था कि पैसे से कभी आदमी खुश नहीं रह सकता, इसलिए पैसे को लिमिट कर दिए थे कि तुम्हें इतना ही धन दौलत रखना है जितना काम चल सके, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट में आगे क्या कहते हैं, कि अ मैन इज नॉट नेसेसरली, एक आदमी समझ लो जरूरी नहीं है कि हैप्पी है बिकॉज ही इज रिच। ये मत सोचना कि वो अमीर है तो बहुत ज्यादा क्या होगा, खुश होगा। अमीर है तो बहुत ज्यादा खुश होगा, ये बात बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। और अथवा अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और ये भी मत सोचना कि वो गरीब है तो बहुत ज्यादा ना खुश होगा। अमीरी और गरीबी का पैसे से कोई रिलेशन नहीं होता है। बात है समझ में ना, ये बातें ध्यान रखेंगे। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अमीरों को अक्सर क्या देखा गया है, वो अनहैप्पी देखा गया है, नाखुश देखा गया है। अमीर अक्सर क्या होते हैं, नाखुश होते हैं। और कह रहा है कि द पुअर्स टू बी हैप्पी, और गरीब जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं, वो खुश होते हैं, हमेशा खुश होते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, लाखों हमेशा गरीब ही रहेंगे। अब सोचिएगा कि पूरा दुनिया अमीर हो जाए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, और इसी सब को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, हमारे पूर्वजों ने आवर एंसेस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स, जो सुखी भरा जीवन है, जो लग्जरी, जो अयासी भरा जीवन है, उससे हमको क्या रखा, डिस्ट्रीब्यूटेड रखा, मतलब अलग रखा। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, अलग रखा, इन सब सारी चीजों से हमें अलग रखा। वी हैव मैनेज्ड विथ अ सेम काइंड ऑफ प्लॉग, प्लॉग का मतलब क्या होता है, हल। इसलिए हम लोगों ने ट्रैक्टर नहीं बनाया। आज के डेट में कहोगे सर ट्रैक्टर तो है ही, भाई सही बात है, ट्रैक्टर तो है ही ना, लेकिन हमने तो पहले ही बोला ना कि पहले गांधी जी की बात, जब गांधी जी थे तब की बातें लिखे हुए हैं, तो उसी समय से समझना, ठीक है बात हो ना। अब देखो क्या हुआ, वी हैव मैनेज्ड, हम लोगों ने मैनेज किया, विद द सेम काइंड्स ऑफ लॉग, उसी तरह के हल को, जिस तरह से समझ लो कि एग्जिस्टेंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, 1000 साल, हजारों साल पहले जो जिस तरह का हल यूज होता था, उसी तरह से अभी मात्र 20 बरस, 15 बरस, 20 बरस हो रहा है जिसमें हल ये सब लकड़ी वकड़ी वाला गया है, अब ट्रैक्टर आ गया है। नहीं तो हम लोग खुद अपने आंखें देखे हुए हैं, अभी भी गांव में कहीं कहीं है जो कि बैल से खेती होता है। तो और समझ लो कि अब हमारे मतलब कि जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें भी देखिएगा कि जो रामायण में दिखाया गया कि जो जनक थे वो हल को चला रहे थे, जिसमें एक घड़ा मिलता है, उसी घड़ा से शायद सीता जी का जन्म मतलब होता है। तो आपने ये चीज देखा कि कई हजार साल पहले उस तरह के हल का इस्तेमाल होता था, और आज भी समझ लो कि उसी तरह के भारत में हल का यूज किया जाता है। यही कहते हैं कि हम लोगों ने उसी तरह के हल का प्रयोग किया जिस तरह से हजारों साल पहले किया जा रहा था। वी हैव रिटेन्ड
द सेम काइंड्स ऑफ कॉटेज, कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ियां, इसलिए हम लोगों ने झोपड़ियां नहीं हटाया बल्कि उसी तरह की झोपड़ी बनाए जो जो रामायण में राम बनाया करते थे, राम बनाए थे, उसी तरह की हमने झोपड़ियां। भारत गांव का देश है, गांव में देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या है, झोपड़ा झोपड़ी होता है। लेकिन आज के डेट में तो गांव में भी क्या हो गया, सब पक्का वाला हो गया है। तो भाई आज तो ये कहानी पढ़ोगे तो तुम्हें उल्टा लगेगा, समझ लो, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए वो कहते हैं कि इसी तरह इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सेम काइंड्स ऑफ कॉटेज, कॉटेज का यूज किया। कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी, दैट वी हैड इन अ फॉर्मर टाइम्स, जो पुराने समय में हम लोग देखा करते थे जिस तरह से, एंड आवर इंडिजिनियस एजुकेशन, इसलिए हम लोगों ने स्वदेशी शिक्षा को रखा। स्वदेशी शिक्षा मतलब क्या, गुरुकुल, जो पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाया करते थे, जहां पर हमारी माँ जो है प्राथमिक गुरु होती थी, घर पे बैठा करके माँ पढ़ाया करती थी। उसी तरह से के हमने शिक्षा को क्या किया, बढ़ावा दिया, हमने संस्कार को बढ़ावा दिया। न कि समझ लो कमाने के चक्कर में, पैसे के चक्कर में इतना हो जाओ कि तुम्हें पता ही नहीं चले कि माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, भाई कहाँ है, परिवार कहाँ है। कमाने के चक्कर में तुम इतने लीन हो जाओ पैसे के चक्कर में कि बाकी तुम्हारे फैमिली याद ही ना आए। इस तरह की शिक्षा का व्यवस्था हम लोग के पास में नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इंडिजिनियस एजुकेशन को चुना, स्वदेशी शिक्षा को चुना। रिमेन्स द सेम, मतलब कि एज बिफोर, जो पहले हुआ करता था उसी तरह का। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ क्रोनिंग कंपटीशन। देख लो, हमारे पास ऐसी कोई भी, समझ लो, हमारे पास ऐसी कोई भी कंपटीशन, प्रतियोगिता नहीं था जिससे लाइफ को क्षय कर दे, क्षति कर दे। आज के डेट में जितने बच्चे मर रहे हैं, देख रहे हो ना, सब 22 से लेकर के 18 से लेकर के 25 तक लोग मर रहे हैं। काफी क्या, क्योंकि टेंशन है, बहुत काफी टेंशन रहता है, समझ लो। क्योंकि घर से बहुत ज्यादा प्रेशर आता है कि तुम्हारी जॉब नहीं हो रही है तो तुम जिंदगी भर हम ही से लेकर के खाओगे। किस तरह से, क्योंकि देखो अब लड़का, एक मैट्रिक में पढ़ रहे हो, एक जगह अगर लड़का बहुत ज्यादा नंबर ला दिया, अगर एक नहीं लाया तो समझ लो कि उसके घर वाले प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर। ऐसी पहले कोई भी व्यवस्था नहीं था, कोई भी मतलब ऐसे बोलता नहीं था, ताने नहीं मारता था। लेकिन आज लड़का समझ लो कि कितना ताने सह सह करके पढ़ाई करता है, ठीक है। मतलब कि यही समझ लो कि इसी को लाइफ कोरोंडिंग कंपटीशन कहा जाता है, जिससे जिंदगी को क्षरण करने वाली प्रतियोगिता होती थी। ऐसी कोई व्यवस्था पहले नहीं थी। इच फॉलो हिज ऑन ऑक्यूपेशंस, जितने भी लोग थे ना, प्रत्येक लोग अपने व्यवसाय को फॉलो करते थे। सारे लोग, कोई खेती कर रहा था खेती कर रहा था, कोई हल बना रहा था हल बना रहा है, कोई फर्नीचर बनाता था, टेबल कुर्सी उसी तरह से बनाता था, जो कोई खेती करने वाला था खेती कर रहा है। सब कोई अपने अपने काम के लिए फेमस था और सब कोई अपना अपना व्यवसाय मतलब कि करता था। और उसी से जो भी ट्रेड एंड चार्जेस रेगुलर बेसिस, मतलब रेगुलर बेसिस पे जो उसकी मजदूरी मिल जाती थी, उससे अपना जीवन यापन करता था। he was not that we did not, sorry, it was not it was it was not that we did not how to invent machinery। सबसे पहले, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इन बात को समझ लेना, यहां पर क्या कहा गया है। गांधी जी कहते हैं कि इट वाज नॉट दैट वी डिड नॉट हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। सबसे पहला नंबर, हमारे पूर्वज पे आरोप मत लगाना, हमारे पूर्वज को गधे मत समझना। ये नहीं मतलब कह देना कि हमारे पूर्वज जो है मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, कि मशीन का आविष्कार कैसे हो, वो कर सकते थे। हम भी इस बात को सोचते थे। जब जब मैं जीके जीएस की कभी किताबें पढ़ता था तो उसमें देखा मैंने कि बहुत सारी चीजें, जैसे मोटर का माइकल फेराडे, जो साइकिल का मैकमिलन, मोबाइल का जो मार्टिन कॉपर, समझ लो कि कई तरह की, जैसे राइट बंधु ने मतलब कि हवाई जहाज की आविष्कार किया। तो हमने यही देखा कि सारे के सारे खोज तो सब यूरोपीय कंट्री में हुआ है। तो भारत वाले क्या कर रहे थे, भारत वाले क्या झक मार रहे थे, क्या कर रहे थे, मैं भी सोच रहा था। लेकिन जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा था तब मुझे पता चला कि हमारे पूर्वजों ने जानबूझ करके मशीन का आविष्कार नहीं किया। ऐसा नहीं हो कि मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे। आवर फॉरफादर, हमारे पूर्वज न्यू, ये जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स, अगर हम ऐसी चीजों से अगर दिल लगा बैठेंगे ना, ऐसी चीजों का मतलब मशीनों से, आफ्टर सच थिंग्स। 11th का 12th का आज तो बैच बंद है। 12th का बैच बंद है आज। 3 दिन मंथली एग्जाम चल रहा है, तो 3 दिन के बाद ही, आज कल परसों, हाँ बंद रहेगा। देखिए नेक्स्ट में, देखिए भाई, तो देखिए यही बातें कर रहे हैं कि आवर फोर फादर, हमारे पूर्वज ये बात जानते थे कि वी सेट आवर हर्ट्स, अगर हम
मतलब कि अपनी दिल को लगा बैठेंगे ना आफ्टर सच थिंग्स, ऐसी मशीनों से, ऐसी वस्तुओं से, वी वुड बिकम स्लेव, हम लोग गुलाम बन जाएंगे, एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, हम अपने मोरल फाइबर को खो देंगे। हम पैसे के पीछे भागने लगेंगे। उन्हें पता था कि मशीन के ऊपर अगर डिपेंड हो जाएंगे ना पूरी तरह से, हम लोग पैसे के ऊपर, हम लोग फिजिकल चीजों के ऊपर भागने लगेंगे, और इस तरह से हम भी बर्बाद होंगे और हमारी मतलब कि जो प्रकृति है वो भी, नेचर भी बर्बाद होगी, जो कि आज के डेट में ऐसा ही हो रहा है, समझ लो। तो ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज इस बात को नहीं जानते थे कि मशीन का आविष्कार कैसे किया जाए, ठीक है। दे देयरफॉर, अतः वे लोग, इसलिए वे लोग, आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन, उचित विचार विमर्श के बाद, डिसाइडेड, फैसला किया, दैट की वी शुड ओनली डू, हमें वही करना चाहिए, व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, हमें वही करना चाहिए जो हम अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं। बात आया समझ में ना, जो हमारे हाथ पैरों से हो सकता है हमें वही करना चाहिए। देखो हमारे पूर्वज बहुत एकदम चालाक थे, इस बात को जानते थे कि हाथ पैर से करने से हमारा काम भी हो जाएगा, प्लस में हमारा शरीर भी क्या होगा, स्वस्थ रहेगा, क्योंकि ये मशीन है, शरीर क्या है, एक मशीन है, और मशीन को अगर काम में नहीं लाओगे तो धीरे धीरे वो मतलब कि बेकार हो जाएगा। इसलिए वो जानते थे कि हमें वही करना चाहिए जो हमारे हाथ और पैर से हो जाना चाहिए, ठीक है। पहले की महिलाएं कितनी एकदम अच्छे मतलब होती थी, बहुत फिट होती थी, काफी फिट होती थी, समझ लो। वो काम करती थी, जैसे ढेका में चावल निकालना, या चक्की से चावल मतलब आटा निकालना, उस तरह के जो काम करती थी, या गोबर से जो पोताई उताई होता था घर का, उस तरह से वो बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, तो उनका शरीर भी क्या रहता था, बहुत ज्यादा स्वस्थ रहता था। और आज के डेट में देखो पता चल रहा है कि 40-45 होते 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 जाके मतलब कि सब कई तरह की बीमारियों से घिर जा रहे हैं। ये सब सारा की सारा चीज था। दे सा, उन्होंने देखा कि दैट आवर रियल हैप्पीनेस, इसलिए उन्होंने देखा कि हमारा जो है रियल हैप्पीनेस है ना, वास्तविक जो खुशी है ना, एंड हेल्थ, और हमारी वास्तविक जो मतलब कि स्वास्थ्य है, कंसिस्टेंट, सम्मिलित है, इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट, उसी में मतलब कि हाथ और पैर को यूज करने में ही है। अपने हाथ पैर को जब तक यूज बढ़िया से नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रॉपर खुशी नहीं होगी। बात है समझ में? तो भाई इतने तक 6 तक आज छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद में फिर आगे में देखा जाएगा। अगर आपको बढ़िया वीडियो लगता है तो आप इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट बनाएं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, आप जरूर कमेंट कीजिए, मेहनत बहुत ज़्यादा किए हैं।